विशेषज्ञ। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र को रोमन काल को आज हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने यूनानी काल को पढ़ा था। जो यूनानी काल अब धीरे धीरे करके रोमन साम्राज्य के अधीन हो जाता है और रोमन साम्राज्य का कार्यकाल समय जो है वो 145 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। तब हम देखते ये हैं कि पूरा जो उस समय का यूनानी काल के जो कवि थे, जो उस समय के भूगोलवेता थे, उस समय के विद्वान थे, दार्शनिक थे, वो धीरे धीरे करके सब रोमन काल के अधीन हो जाते हैं। रोमन काल के अधीन होने के बाद वहाँ के व्यापारी यात्री वर्ग को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक ज्ञान जो था उनका एक तरह से सीमित होने लगा, क्योंकि ये अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों पे अपना प्रभुत्व जमाने के वजह से ये अपनी बहुत सारी चीजें अपने अंतर्गत कर लिए और इनसे बाहर की जो भी चीजें थी वो बिना इनके अनुमति से इधर उधर नहीं होती थी। मतलब ये कि हर चीज रोमन साम्राज्य के अधीन होने के बाद से बहुत सी ज्ञान की चीजें अवरुद्ध हो गई थी। आप देखिए कि ईसा पूर्व 145वें ईस्वी से जब रोमन साम्राज्य की शुरुआत हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हिपार्कस को हम पढ़ते हैं। हिपार्कस को जो ये खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, इन्होंने ये चीज प्रमुख रूप से जो अलेक्जेंड्रिया में हम देखे, सिकंदरिया जो है एक प्रमुख ग्रंथालय यानी संग्रहालय था, इरेटोस्थनीज के बाद से ये वहां पे नियुक्त हुए और वहां पे अपने कार्यकाल को उन्होंने करते अपने कार्यकाल के समय ही बहुत सारी चीजों को इन्होंने ज्योग्राफी को दिया, जिसमें ये था कि इन्होंने अक्षांश देशांतर के आधार पे पहली बार एक जाल तैयार किया, विश्व का एक मैप तैयार किया। जो इससे पहले के जितने भी भूगोलवेता जो फिगर जो चित्र विश्व का बना के दिए थे उनसे ज्यादा बेहतर और ये कहिए कि अक्षांश देशांतर के आधार पे इन्होंने विश्व को बांटा और बताने की कोशिश किया था। इतनी सारी चीजें थी हिपार्कस के बारे में। अब आइए हम पढ़ते हैं पोसिडोनियस को। पोसिडोनियस ये भी संक्रमण काल के लिए कहिए कि उस समय के भले साम्राज्य रोमन काल का था, लेकिन ये लोग पढ़ना लिखना सब कुछ किस भाषा में किया करते थे? यूनानी भाषा में ही पढ़ा लिखा करते थे। बस साम्राज्य रोमन का भले रहा हो, लेकिन सारी चीजें इनकी जो थी यथावत पहले के दार्शनिकों की तरह, पहले के भूगोलवेताओं की तरह ही यथावत अभी भी चली आ रही थी। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि इसके पहले जो इरेटोस्थनीज ने विश्व की परिधि की कल्पना की थी, जो परिधि विश्व के बारे में जो बताया था, विश्व की परिधि इतनी है, उसको इन्होंने गलत बताया, उसको इन्होंने अस्वीकार किया और ये अपने आधार पे जब विश्व की परिधि को यानी गणना करके बताते हैं तो कितना बताए थे? ये 18,000 मील बताए थे। ये बताए कि पृथ्वी की परिधि 18,000 मील है, जो कि आज के वास्तविक परिधि से 3/4 कम है। ये 3/4 आज के टाइम पे जितनी हम विश्व की मतलब पढ़ते हैं उससे 3/4 कम है। इरेटोस्थनीज का जो परिकल्पना था इनसे 1/4 कम करके बताए थे, जो कि पूर्ण रूप से अस्वीकार था। लेकिन उस समय तक भूमध्यसागरीय क्षेत्र में टालमी तक ने इनके परिधि को अपने गणना में बताया था। अपने गणना में जब वो परिधि बताया तो इन्हीं के आधार पे वो बताए थे, जो कि आप देखते हैं कि इन्हीं गणना की वजह से जब आपका कोलंबस निकलता है भारत की खोज में तो भारत न पहुंच के अमेरिका पहुंच जाता है। बस इसी खामी की, इसी गलती की वजह होती है जो बाद में आप देखते हैं पुनर्जागरण काल में होता है। तो इतनी और एक और चीज थी कि जलवायु संबंधी परिकल्पना जो अधिक सही साबित हुई थी। इन्होंने बताया ये था कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे अधिक गर्मी भले पड़ती है, मतलब अधिक टेम्परेचर भले होता है, लेकिन अधिकतम गर्मी कहाँ होती है? कर्क रेखा और मकर रेखा पे है। इन्होंने जलवायु संबंधी जो परिकल्पना करके बताया था
उसके अंतर्गत ये चीज आज भी सही साबित होती है, क्योंकि अधिकतम गर्मी कर्क रेखा और मकर रेखा पे पड़ती है। तो इतनी सारी बातें थी पोसिडोनियस की। आइए अगले भूगोलवेत्ता को पढ़ते हैं जो थे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का जन्म काला सागर के समीप अस्मानिया नगर था, जो तुर्की यानी टर्की में पड़ता है। आप टर्की देखेंगे कि यहीं पे टर्की पड़ता है, जो टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है, और यहीं पे काला सागर है। पृथ्वी पर पसाव क्षेत्र था, यानी जो पृथ्वी पर बसे क्षेत्र थे, जहां तक मानव निवास क्षेत्र था यानी अधिवास क्षेत्र था, उसके लिए ने एक शब्द दिया था जिसका नाम था ओक्यूमेन। विश्व मानचित्र का निर्माण करने का श्रेय एक अच्छा संकेत यानी कहिए 360 अंशों में बांट के विश्व को बनाने का काम स्ट्रैबो ने किया था, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति थी ज्योग्राफी। ये एक पुस्तक थी जो 17 खंडों में विभाजित था, और 17 खंडों में विभाजित था। इसके पहले इनके विश्व के मानचित्र का जो निर्माण किया था उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। विश्व के मानचित्र में जो इन्होंने निर्माण कर किया था उसमें अधिक देखिए आप अधिक पश्चिम तक बताने का काम किया था, ग्रेट ब्रिटेन तक। उसी तरह से आप उत्तर में देखेंगे तो अधिक जर्मनी यानी और रोमन साम्राज्य का विस्तार करके बताया जर्मनी तक। इसी तरह से आप उत्तर पूर्व में देखिए तो डेन्यूब नदी तक पहुंचे, और पूर्व में जब आप देखते हैं तो मेसोपोटामिया यानी दजला फरात जो नदियां थी इराक और ईरान में बहा करती थी, वहां तक इन्होंने विस्तृत करके बताया रोमन साम्राज्य को। तो इन्हीं के मैप के द्वारा इतनी साम्राज्य को बताया गया था, और इन मैप बनाने का जो इनका रोमन साम्राज्य का विस्तारवादी नीति थी उसमें वो कुछ और नहीं था। बात ये थी कि उन्होंने रोमन साम्राज्य की नीतियां, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, उस समय की जितनी भी सैनिक व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने के लिए ही ये सारी चीजें उन्होंने इस साम्राज्य को बताया था इस मानचित्र के माध्यम से। और उसी 17 खंडों का भाग बना। इन्होंने देखिए 8 खंडों में सिर्फ यूरोप के बारे में बताया, 6 खंडों में एशिया को बताया, और 1 खंड के अंतर्गत सिर्फ अफ्रीका को बताया। इसको बताया, अफ्रीका को बताया। और उसी तरह से देखिए 2 खंड जो इनके शेष रहे उसमें इन्होंने होमर से लेकर स्ट्राबो तक, यानी जो पहला भूगोलवेत्ता न होने की वजह से भी जिसको पढ़ा जाता है होमर को वहां से लेकर स्ट्राबो तक की जो भी तब तक की ज्ञान विश्व को जो भी चीजें मिली थी, चाहे वो दार्शनिक जगत की चीजें हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की चीजें हो, चाहे खगोल शास्त्र की चीजें हो, सबको इन्होंने 2 खंडों में लिखा, और सारी कृतियों को लिखा। जितने भी भूगोलवेत्ता चाहे दार्शनिक ज्ञान विज्ञान के बारे में, चाहे जिस चीज के भी बारे में बताया, उन 2 खंडों में होमर से लेकर स्ट्रैबो तक की सारी बातों को लिखा था। तो इतनी सारी चीजें थी स्ट्रैबो की। आइए अब टालमी को पढ़ते हैं। एक चीज और जान लीजिए स्ट्रैबो के बारे में। स्ट्रैबो ने कहा था कि भूगोल के द्वारा समस्त विश्व के निवासियों को जानने का एक अच्छा माध्यम है, यानी अच्छा भूगोल के माध्यम से समस्त विश्व के क्षेत्रों को हम जान सकते हैं। एक अच्छा भूगोलवेत्ता एक अच्छा दार्शनिक होता है, और दार्शनिक होने की वजह से मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कौन करता है? एक भूगोलवेत्ता करता है। तो ये इनकी बातें थी जो स्ट्रैबो की छूट रहा था, मैंने उसको बताया। टालमी ऐसे रोमन काल के ऐसे अंतिम भूगोलवेत्ता थे, या संक्रमण कालीन कह लीजिए, जो संक्रमण काल के समय में, यानी ये कि एक फेज आ रहा था, एक फेज समाप्त हो रहा था, ऐसे समय में टालमी का जो भी इनकी कृतियां थी, जो भी इनको भूगोल को देन था, ऐसे समय हो रहा था। और ये कह लीजिए कि आखिरी भूगोलवेत्ता थे। इनका समय तो इसे बहुत संक्षिप्त इनके बारे में जानकारी मिल पाती है, और इनके जन्म के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में भी बहुत सही चीजें नहीं उपलब्ध हैं। फिर भी
माना जाता है कि 90 AD से लेके 168 AD के मध्य इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने पहली कृति जो पहली पुस्तक दिया उसका नाम था अल्मागेस्ट, और दूसरी पुस्तक थी गाइड टू जियोग्राफी। गाइड टू जियोग्राफी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि विश्व की, और इसी को विश्व का प्रथम भौगोलिक गजेटियर कहा जाता है, यानी विश्व को पहली बार इतनी सारी चीजें जानकारी मिली थी। जैसे इन्होंने ये कहा कि जो हिंद महासागर है वो बंद सागर है, क्योंकि इसके नीचे जो ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने बताया, कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र साम्राज्य है और सबसे दक्षिण में स्थिति है ऑस्ट्रेलिया की, और उसी के जस्ट ऊपर से हिंद महासागर शुरू होता है। तब तक उन्होंने ये बताया कि हिंद महासागर एक बंद महासागर है, जबकि आज आप देखते हैं कि वो दक्षिण ध्रुव से लगा हुआ महासागर है। और इन्होंने ये भी साथ साथ बताया कि जो दक्षिण में सबसे दक्षिण करके बताया, उसमें दक्षिण पूर्व में करके बताया, उसमें बताया ये कि जो आपका भारत है, मलेशिया है, वो श्रीलंका की अपेक्षा छोटे हैं, और जो आज बंगाल की खाड़ी है उसको उन्होंने क्या बताया था, गंगा की खाड़ी के नाम से बताया था। किसने बताया था? गाइड टू जियोग्राफी के अंतर्गत बताया था। इसीलिए इसको विश्व का प्रथम भौगोलिक गजेटियर कहा जाता है। अगली कृति थी इनकी भूगोल निर्देशिका। भूगोल निर्देशिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा प्रक्षेपों के निर्माण पे, अक्षांश और देशांतर जैसी बहुत सारी ऐसी विशेषताओं को भूगोल निर्देशिका के अंतर्गत इन्होंने बताने का काम किया है। इतनी सारी बातें थी इस रोमन साम्राज्य के इतने भूगोलविदाओं के बारे में। अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।